तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदायों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आपके थ्योरीज एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी का सेक्शन 3 है। इसके अंदर हम जानेंगे कि साइको एनालिसिस क्या है, ठीक, न्यू फ्राइडियंस क्या है, एडलर, जुंग एंड हॉर्नी जो थे, और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच क्या है साइकोलॉजी की, स्कूल क्या है, और ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी क्या है, फील्ड थ्योरी क्या है, और जो लेविन साहब थे उनके क्या मत हैं, और न्यूरो साइको एनालिसिस क्या होता है। हालांकि इनके अलावा भी साइकोलॉजी के स्कूल्स काफ़ी हैं, लेकिन जो मेजर जो सिलेबस में डिस्कस होने हैं उसकी आज हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि साइको एनालिसिस, न्यू फ्राइडियन क्या है। ठीक, तो साइको एनालिसिस क्या है? तो साइको एनालिसिस is defined as a set of psychological theories and therapeutic techniques that have their origin in the work and theories of Sigmund Freud. The core of psychoanalysis is the belief that all people possess unconscious thoughts, feelings, desires and memories. तो साइकोएनालिसिस जो है उन थ्योरीज, उन टेक्निक्स को कहा जाता है जिनका ओरिजिन सिगमंड फ्राइड की थ्योरीज से हो, ठीक, और जो कोर है उनकी बिलीफ है साइकोएनालिसिस का, वह है अनकॉन्शियस थॉट के ऊपर है, फीलिंग्स के ऊपर है, डिजायर्स के ऊपर है और मेमोरीज के ऊपर है। तो अनकॉन्शियस थॉट्स, बिलीफ्स के ऊपर साइकोएनालिसिस का विशेष रूप से जोर है, उसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो साइकोएनालिसिस का मतलब सिगमंड फ्राइड से, सिगमंड फ्राइड साहब के जो काम थे उनको साइकोएनालिसिस के रूप में हम जानते हैं, और जो भी थ्योरीज हैं इनसे जुड़ी हुई होती हैं उसको साइकोएनालिसिस यानी कि हिंदी में मनोविश्लेषणवाद उसको कहा जाता है। तो ये काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी साइकोलॉजी को दिशा देने वाला स्कूल रहा है साइकोएनालिसिस। और साइकोएनालिसिस जो ग्रीक है, इसका रूट वो सोल एनालिसिस और इन्वेस्टिगेट, ठीक। तो सोल था, साइको का अर्थ जैसा कि, और एनालिसिस का मतलब इन्वेस्टिगेट करना। तो मन को या आत्मा के प्रत्येक कॉन्सेप्ट से मन को इन्वेस्टिगेट करने से यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है। और जो वैसे सिंपली उसको कहें तो साइकोएनालिसिस इज ए सेट ऑफ थ्योरीज एंड थेरेप्यूटिक टेक्निक्स यूज्ड टू स्टडी द अनकॉन्शियस माइंड, which together form a method of treatment uh, for mental disorders. The discipline was established in the early 1890s by Austrian neurologist Sigmund Freud, who retained the term psychoanalysis for his own school of thought. Freud's work stems partly from the clinical work of Joseph Breuer and others. Psychoanalysis was later developed in different directions, mostly by students of Freud, such as Alfred Adler and his collaborator Carl Gustav Jung, as well as by new Freudian thinkers such as Erich Fromm, Karen Horney, and Harry Stack Sullivan. तो साइको एनालिसिस जोसेफ ब्रूअर से भी ये जुड़े रहे, सिगमंड फ्राइड, और जो डिफरेंट इनके बाद में जो शिष्य आए जिन्होंने साइको एनालिसिस के ही ऊपर काम किया, तो अल्फ्रेड एडलर थे, जुंग थे, और उसके बाद के जो न्यू फ्राइडियन थिंकर आए उनके शिष्य तो कार्ल जुंग और एडलर, ये फेमस हैं, उनकी भी थ्योरीज काफी पढ़ी जाती हैं साइको एनालिसिस के रूप में। तो न्यू फ्राइडियन थिंकर एरिक फ्रॉम, हॉर्नी और सुलीवान, ये सब आए, इनके भी विचार साइको एनालिसिस या न्यू साइको एनालिसिस के रूप में हम जानते हैं। और जो न्यू फ्राइडियंस हैं, जैसा कि टाइटल में भी है स्टडी के, और इससे जुड़ा भी है और हमने डिस्कस भी किया, तो न्यू फ्राइडियंस वर psychologists whose work followed from Freud's. They generally agreed with Freud that childhood experiences matter. तो सिगमंड फ्राइड जो विशेष रूप से बात करते हैं इनेट थॉट्स, चाइल्डहुड हैबिट्स की ही ऊपर बात करते थे। तो ये कहते हैं जो न्यू फ्राइडियन कि भाई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस मैटर तो करते हैं, लेकिन
They decreased the emphasis on sex and focused more on the social experiment. लेकिन वो जो सिगमंड फ्राइड का मेन फोकस था सेक्सुअल रिप्रेशंस और सेक्सुअल बातों के ही ऊपर ज्यादा था। क्योंकि उस समय का काल ही कुछ ऐसा रहा है जिस टाइम के सिगमंड फ्राइड सेक्सुअल रिप्रेशन का रहा हुआ है, तो उनके जो विचार उससे प्रभावित थे। उस टाइम के समकालिक परिस्थितियों से भी उनके विचार में प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो न्यू फ्राइडियन थे उन्होंने कहा कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस मैटर तो करते हैं, लेकिन वो सोशल ओरिएंटेड ज़्यादा, सोशल इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, कल्चरल इफेक्ट्स का ज़्यादा प्रभाव पर्सनालिटी में, बल्कि सेक्सुअल कॉन्सेप्ट्स का या उन फैक्टर्स का ही ध्यान देने के बजाय इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्होंने न्यू फ्राइडियंस का ये मानना था। और न्यू फ्राइडियन साइकोलॉजिस्ट वर थिंकर्स who agreed with the many of the fundamental tenets of Freud's psychoanalytic theory, but changed and adapted the approach of incorporate their own beliefs, ideas, and opinions. Psychologist Sigmund Freud proposed many ideas that were highly controversial, but he also attracted a number of followers. भले ही उनके बाद कंट्रोवर्सी ज़्यादा थी बातों में, कुछ एक स्पष्ट वादी वो वक्ता भी रहे, जो स्पष्ट उन्होंने कहा है बातों को, और उनकी बातें को जो सेक्सुअल रिप्रेशन के ऊपर या और भी थॉट्स उनके रहे हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रहे, लेकिन और जो उनके बातें थी वो एक नई थी और दिशा देने वाली थी नई साइकोलॉजी को। तो उनके फॉलोवर्स भी काफ़ी बढ़े, जैसे कार्ल जुंग हैं, अल्फ्रेड एडलर हैं, एरिक एरिक्सन थे, कैरन हॉर्नी थे, वो न्यू फ्राइडियन थिंकर्स आए। भले उन्होंने थोड़ा ऐड जरूर किया, लेकिन सिगमंड फ्राइड की ही बातों से प्रभावित रहे। तो साइको एनालिसिस का मतलब सिगमंड फ्राइड की विचारधारा से ही जुड़ा है, और न्यू फ्राइडियंस जो आए हैं उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाया है और नए रूप में प्रस्तुत किया है लोगों के आगे। तो नेक्स्ट हम जानते हैं तो बिहेवियरिस्टिक थॉट जो है, बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, वह क्या है। तो बिहेवियरिज्म a highly influential academic school of psychology that dominated psychological theory between the two what was classical behaviorism prevalent in the first third of the 20th century was concerned exclusively with measurable and observable data and excluded ideas, emotions, and the consideration of inner mental experiences and activity in general। ठीक है, तो इन्होंने उन बातों को सबको डिनाई किया जो कि इनर हैं, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिसका कोई ऑब्जर्वेबल नहीं है, जो मेजरेबल नहीं है। उन बातों से हटके जो बिहेवियरिज्म आया, व्यवहारवाद आया, उन्होंने कहा कि जो ऑब्जर्वेबल है, जो मेजरेबल बात है, उसको ही हम साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर मान सकते हैं। तो ये व्यवहारवादियों का ये मानना था। इन बिहेवियरिज्म द ऑर्गेनिज्म इज सीन एज रिस्पॉन्डिंग टू कंडीशंस। उन्होंने कहा कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, जो प्राणी है, वह किसी भी स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करता प्रतीत होता है। हम भी जो काम कर रहे हैं वो बाहर जो भी दृश्यमान चीजें हैं उनके प्रति हमें प्रतिक्रिया ही देते हैं, हम प्रतीत हो रहे हैं, तो उस रूप में हम इसको ज्यादा समझ सकते हैं। तो ऐसा व्यवहारवादियों का मानना था। सेट बाय द आउटर एनवायरमेंट बाय इनर बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो कहते आउटर एनवायरमेंट और इनर बायोलॉजिकल प्रोसेस का ही आपस में जो इंटरेक्शन है, जो संबंध है, वही अध्ययन साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। वो एक विशेष स्कूल के रूप में अभी भी एक मानद एक स्कूल है, एक थॉट है, जिसको जाके हम जानते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इन्हीं के ही सिद्धांतों से निकल के आया है, जो कि जेबी वाटसन इसके इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। तो यह इनका मानना था। तो बिहेवियरिज्म इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस and other animals. It assumes that behavior is either a reflex evoked by the pairing of certain antecedent stimuli in the environment or a consequence of that individual history, including especially reinforcement and punishment contingencies, together with the individual's current motivational state and controlling stimuli। तो यही है, तो इन्होंने यही बात कही है जो हमने डिस्कस करी। तो बिहेवियरिज्म वही है, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो,
उनके स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच का ही अध्ययन है। या किसी रिइंफोर्समेंट के कारण वो रिस्पॉन्स हो रहा हो, किसी पुरस्कार के कारण व्यक्ति किसी काम को कर रहा हो, या किसी अन्य पनिशमेंट से बचने के लिए किसी काम को करता हो, लेकिन वो हम करते रिस्पॉन्ड ही है दुनिया में। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए ही सब कोई लगे हैं, किसी चीज की प्राप्ति के लिए ही हर कोई लगा है, किसी मोटिवेशन उसका कोई है तो वो किसी की प्राप्ति ही है। तो वस्तुओं के प्रति होने वाला रिस्पॉन्स ही अध्ययन किया जाने का विषय है, ये व्यवहारवादी लोग मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी और फील्ड थ्योरी जो है, तो the humanistic approach was introduced in the 1940s in the United States में ये शुरू हुआ। It can be traced by Abraham Maslow as the founder father, but through times has become closely associated with Carl Rogers। तो मास्लो और रोजर्स इसके मूल विद्वान है, प्रतिपादक रहे हैं। The humanistic and existential approach distinguishes itself from the therapeutic styles by including the importance of the client's subjective experience as well as a concern for positive growth rather than the pathology। तो ह्यूमनिस्टिक्स लोग जो मानते हैं वो जो क्यूरेटिव जो फोकस था साइकोलॉजी का पास स्टडीज में, इससे पहले की 1940 से पूर्व की, तो उनका यही था कि क्योर कैसे हो मेंटल डिसऑर्डर्स का या एबनॉर्मलिटी का क्योर कैसे हो। थेरेपेटिक जो फोकस था या एक एज ए जो हम कंस्ट्रक्ट एज ए स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे शुरुआत से लेकर अभी तक, तो उससे हटके ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी लोगों ने कहा कि पॉजिटिव ग्रोथ के ऊपर क्यों ना ध्यान दिया जाए, व्यक्ति गुडनेस वेलनेस को बढ़ाने के ऊपर क्यों ना ध्यान दिया जाए, साइकोलॉजी का फोकस उसमें क्यों ना हो, बल्कि क्यूरेटिव और एक थेरेपेटिक स्टाइल से हटके इसकी बात मानवतावादी लोगों ने कही। Whereas the key words for humanistic psychotherapy, genuineness, empathy, and unconditional positive regard, a major theme of existential therapy are the client's responsibility and freedom. Humanistic and existential approaches share a belief that clients have the capacity for self-awareness and choice. However, they differ in their theoretical perspectives. The humanistic perspective views human nature as basically good, with a potential to maintain healthy, meaningful relationships and to make choices that are the best interest of oneself and others. The humanistic therapist accompanies, guide clients to free themselves from assumptions and positions that might be blocking them from living fuller lives. The psychologist encourages the highlights growth and self-actualization while maintains that clients have an innate capacity for responsible self-direction. For the humanistic psychologist, not being one's true self is the source of problem। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अपने ग्रोथ को, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उसको पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाए और वे बातें हैं जो धनात्मक बातें हैं उन पर जोर दिए जाने की आवश्यकता के ऊपर ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी अस्तित्ववादी लोगों ने ध्यान दिया। और द एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो अस्तित्ववादी हैं वो मोर इंटरेस्टेड इन गाइडिंग accompanying clients to find philosophical meaning while they face anxiety। तो उन्होंने एक दार्शनिक अर्थ की बात कही है। And this is done by exploring the importance of choosing to think and act authentically and responsibly। According to existential psychology, the fundamental problems client face are rooted in anxiety over isolation। तो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का जो द फंडामेंटल प्रॉब्लम क्लाइंट फेस आर रूटेड इन एंग्जाइटी ओवर आइसोलेशन, कहते हैं कि तनाव में जो छुपा है लोनलीनेस प्रॉब्लम है जो क्लाइंट का है वह एंग्जाइटी में छुपा है। ठीक है, ओवर आइसोलेशन, लोनलीनेस, despair, and eventually death। The existential psychologist assumes that the client's problems are due to
not being able to use their judgment or make choices enough well and or enough in order to create maintain in their lives when outside influences may play a role in the client's limited ability to carry out choices. The existential psychologists and the clients will confront these influences in order to move forward. तो मानवतावादी अस्तित्ववादी लोगों का विचार मानवतावादी पहलुओं पर रहा है और थोड़ा अस्तित्ववादी में थोड़े दार्शनिक बातें हैं। तो इनके जुड़े हुए विचार थोड़ा सा हटके रहे, थोड़ा मानवतावादी पहलुओं पर रहे जिनको उन्होंने माना है, जो आधुनिक समय में हम इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि सकारात्मक धनात्मक मनोविज्ञान के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ से ही वो रूटेड है वो सब्जेक्ट, भले ही वो 1996 से शुरू हुआ हो आधिकारिक रूप से, लेकिन रूटेड वो यहाँ से है। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल अप्रोच से उसकी जड़ें उसकी यहाँ तक हैं उस सिद्धांत की। और तो नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड थ्योरी। जो लेविन थे उनकी फील्ड थ्योरी क्या है? तो फील्ड थ्योरी इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी मोर प्रिसाइसली द topological and vector psychology, which examines patterns of interaction between the individual and the total field or environment. Concept first made its appearance in psychology with roots to the holistic perspective of Gestalt theories. It was developed by Kurt Lewin, a Gestalt psychologist, 1940। तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांत है फील्ड थ्योरी का, जो कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया था। तो लेविन फील्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉर्मूला है उनका बिहेवियर जो फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड देयर कल्चर एनवायरनमेंट। तो उन्होंने कहा कि बिहेवियर किस चीज का फंक्शन है? पर्सन और उसका कल्चर एनवायरनमेंट। ठीक, तो व्यवहार व्यक्ति और उसके कल्चर एनवायरनमेंट का ही प्रकार्य है, एक उसी का ही उसके माध्यम से उसको समझा जा सकता है, वो उन्होंने बात की है। तो कोर्ट लेविन तो पावला स्क्यूरी की तरह से हटके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया on study of behavior of children. He utilized an elaborate experimental setup with a view to control the child's total environment during the course of the investigation for getting detailed information. Levin emphasized the study of behavior as a function of the total physical and social situation. Levin holds that psychological laws need not to be formulated solely on the basis of statistical average rather than individual cases equally important. तो उन्होंने कहा कि ये सब जो है हम सबको लेके स्टैटिस्टिकल एवरेज निकाल के हम पूरा ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ नहीं सकते। अगर इंडिविजुअल केस के रूप में उन्होंने स्टडी किया ह्यूमन बिहेवियर को, बच्चों के ऊपर अपना रिसर्च किया, तो वहाँ से फील्ड थ्योरी की बात निकल के आती है कोर्ट लेविन की, जो गेस्टाल्टियन थे, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे। गेस्टाल्ट वादियों का जैसे हम जानते हैं कि एज ए होल ये बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की, व्यवहार को हम एक समग्र रूप से अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना होता है। तो उन्होंने वैसे ही कहा कि हम एवरेज के रूप में न करके हम इक्वली इंडिविजुअल केस को इक्वली लेके अलग अलग रूप में उसको अध्ययन करें तो और ज़्यादा वो अच्छा रहेगा, ऐसा इनका मानना है। तो हम फाइनली बात करते हैं कि जो न्यू साइको एनालिसिस है, जो नव्य मनोविश्लेषणवाद है, वह क्या है? स्टेजेज हेराल्ड Sold Henke developed a psychological theory that in 1945 became known as New Psychoanalysis. His idea was to create a successful, more scientific amalgamation of the three historical trends in research: Sigmund Freud, or Alfred Adler, and Carl Gustav Jung. इंट्रोडक्शन टू साइकोएनालिसिस, उसने बुक में उन्होंने बताया उस बात को, हैंकी ने। सुल्ज हैंकी posited that psychoanalysis could be conceived in terms of descriptive psychology between 1928 and 1931. He attempted
in accordance with his empirical position to dissociate the supposed facts and the psychoanalytic discovery from the theoretical scaffolding in order to reject the most important theoretical concepts one by one, in particular metapsychology, libidinal theory, the Oedipus complex, the conscious. In this, he was influenced by the then dominant current within the Alchemy, General Society of Psychotherapeutic Medicine, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, और विलियम स्केट वॉल्टर एंड बाय अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश एन unified medical psychoanalysis. The new Freudian psychiatrists and the psychologists were a group of loosely linked American theorists of the mid-20th century who were all influenced by Sigmund Freud. तो ये Sigmund Freud से ही प्रभावित थे. न्यू फ्राइडियन ही है, न्यू साइकोएनालिसिस है, जिनकी शुरुआत सोल्ज हेंकी ने की थी, but who extended his theories often in social cultural direction. उसकी मैंने पहले बात कर चुका हूँ, यहाँ पर अब इन्होंने अलग से एक हेडिंग कहा है सिलेबस में. तो उन्होंने सिगमंड फ्राइड की थ्योरीज को माना तो सही, लेकिन उसको कल्चरल एनवायरमेंटल डायरेक्शन की ओर मोड़ा, ताकि एक सेक्सुअल रिप्रेशन या सेक्सुअल डायरेक्शन से हटके एनवायरमेंटल कल्चरल डायरेक्शन की इन्होंने बात की है, जो साइकोएनालिसिस में इसके रूप में हम इसको पढ़ते हैं. दे हैव बीन defined as American writers who attempted to restate Freudian theory in sociological terms and eliminate the connections with biology. First, the new Freudian was born in Germany, new psychoanalyzed in 19 by the German psychiatrist Harald Solzhenitsyn. ठीक है, तो इस रूप में हम इसको जानते हैं. एक छोटा सा ब्रीफ था कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर, जो मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं. तो जहाँ जब से साइकोलॉजी एज ए अलग से ब्रांच शुरू हुआ है, तब से जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हम जानते हैं वो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, संरचनावादी थे, फंक्शनलिस्ट आए, प्रकार्यवादी आए, साइकोएनालिसिस जो हमने आज अध्ययन किया, मनोविश्लेषणवाद आया, व्यवहारवादी आए, गेस्टाल्टवादी आए, और कॉग्निशन वादी आए, संज्ञानवादी आए, और वर्तमान में फिर ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल आए. तो इस ढंग से हम साइकोलॉजी के सिद्धांतों का, स्कूल्स का डेवलपमेंट और डिफरेंट टाइप के स्कूल्स का अध्ययन करते हैं, जानते हैं. तो फाइनली हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के ऊपर होगा. इसमें सेलेक्टिव एंड सस्टेन्ड अटेंशन के ऊपर हम बात करेंगे, और अराउजल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज एंड सेलेक्टिव अटेंशन क्या है इसके ऊपर बात करेंगे. नेचर एंड थ्योरीज ऑफ परसेप्शन क्या है, प्रत्यक्षण के क्या सिद्धांत है, जब हम परसेप्शन करते हैं तो उसके क्या सिद्धांत होते हैं. पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है, थ्योरीज ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन. बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच क्या है, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या होता है, ये सब बात होगा. छोटा सा ब्रीफ देंगे जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, थ्योरी एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी का पार्ट है. तो इसी प्रकार के लेक्चर सीरीज के लिए हमसे जुड़े रहें, और भी थ्योरीज ऑन सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी के अन्य लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.